नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करी ब्रह्मा जी की पूजा। हेलीपैड पर विधायक रावत और सुरक्षा अधिकारियों के बीच झड़प। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का लोहारवाड़ा में किया गया जोरदार स्वागत। शाम को अजमेर पहुंचने पर होगी भव्य आम सभा। अजमेर स्मार्ट सिटी कार्यालय में अफसर की बेकदरी का मामला आया सामने। दीवारों पर किए जा रहे हैं उपस्थिति के हस्ताक्षर। राजस्थान सरकार मिशन 2030 के तहत निकाली गई जागरूकता रैली डाक बंगले से शुरू होकर डाक बंगले पर आकर हुई खत्म। अजमेर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी से दिल्ली के व्यापारी ने हड़पे 6 लाख रुपए। आदर्श नगर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अजमेर आगमन पर भाजपा नेताओं ने राजस्थानी परंपराओं के अनुसार माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लेते हुए मीडिया से बातचीत की और बताया कि दुनिया भर में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही स्थित है। ऐसे में सभी की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार कम से कम वह ब्रह्मा जी के दर्शन जरूर करें, और आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आशीर्वाद है और अब यह आशीर्वाद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता को भी मिलने वाला है। राजस्थान में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए कुछ सवालों से किनारा कर लिया। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की आला नेता सीधे पुष्कर स्थित अनंता रिसोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां पहुंचकर उन्होंने अल्पाहार किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश रावत के साथ ही अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर के जरिए केकड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। देखिए, पुष्कर ये एक बहुत ही प्राचीन इस प्रकार की हमारी नगरी है और दुनिया का एकमेव और अद्वितीय इस प्रकार का ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर है। तो सहज रूप में हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि एक बार यहाँ पर आकर ब्रह्मा जी का दर्शन ले, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैंने दर्शन पाया है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया है। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तो है ही, और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान में बीजेपी को भी मिलने वाला है।
भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर जैसे ही पुष्कर के अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, उसी दौरान भाजपाइयों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच स्वागत सत्कार की बात को लेकर आपस में तीखी नोकझोंक हो गई। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा नेता ने यह कह डाला कि अगले 2 महीने बाद भाजपा की सरकार आ रही है, तब हमारा राज होगा। हेलीपैड पर मौजूद पुष्कर विधायक सुरेश रावत और भाजपा नेता को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल और सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कहा कि थोड़ा दूर हो जाएं। इस बात को लेकर पुष्कर विधायक सुरेश रावत और भाजपा नेता नाराज हो गए। कुछ देर तक चली तीखी नोकझोंक के बाद उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए मामला शांत कराया। उसके बाद सभी भाजपा नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस का राजस्थानी परंपराओं के अनुसार माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजमेर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने अजमेर आए हैं। हमारे मान सम्मान के बिना वो जा सकेंगे कि आगे खुद भी पहले हमारा मान सम्मान है। कोई नहीं जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। कल हजारों कार्यकर्ता रहेंगे इनके साथ में, उस टाइम हटाना फिर कैसे हटाओगे आप? वो चीज नहीं है भैया यार, वो चीज नहीं। उस टाइम भी तो जेड सुरक्षा रहेगी, कल भी तो जेड सुरक्षा ही है इनको। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। आप भी शांत रहो और शांत। आप एमएलए साहब को क्यों डरा रहे हो? फालतू जबरदस्ती डरा रहे हैं। ये भी एमएलए साहब की उनकी व्यवस्था के लिए लगे, हम भी पूरी रात जाग करके। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। ऐसे हावी मत हो, जाके खड़े हो आराम से। चलो चलो उधर चलो। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी जीत और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आज नजीराबाद के निकटवर्ती ग्राम लोहरवाड़ा में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा पहुंची। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरिता गेना के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव को नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंजा दिया। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राजेंद्र गहलोत सहित भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने समस्त भाजपाई कार्यकर्ताओं को हाथ दिखाकर धन्यवाद दिया। मुझे साइन नहीं करने दिया जा रहा, हाजिरी रजिस्टर अलमारी में रख दिया है, दीवार पर साइन कर अटेंडेंस लगा रही हूँ, उच्च अधिकारियों को रोज लिखित में उपस्थिति भेज रही हूँ, मुझे दफ्तर में बैठने भी नहीं दिया जा रहा, गार्ड को कहा गया है कि मुझे ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाए, मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, सबके सामने अपमानित किया जा रहा है, रोज रोज मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। यह कहना है अजमेर स्मार्ट सिटी डीटीपी उपनगर नियोजन मीनाक्षी वर्मा का। अजमेर में 2 साल पहले स्मार्ट सिटी कार्यालय में मीनाक्षी वर्मा को डीटीपी यानी डेवलपमेंट टाउनशिप प्लानर के पद पर नियुक्ति दी गई थी। मीनाक्षी वर्मा ने टाउन प्लानिंग मास्टर और नो कंस्ट्रक्शन जोन के नियम बताते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, पटेल मैदान और स्मार्ट सिटी के तहत अन्य प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए थे। अफसर को यह बात हजम नहीं हुई और मीनाक्षी वर्मा का ट्रांसफर कर उन्हें नगर निगम भेज दिया गया। मीनाक्षी वर्मा को 2 साल बिना काम किए सैलरी मिलती रही। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार अफसर को चिट्ठी लिखकर काम देने की गुहार लगाई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की दादागिरी के चलते मीनाक्षी वर्मा को ऑफिस के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। वह सुबह दफ्तर आती हैं, अपने ऑफिस के बाहर दीवार पर हस्ताक्षर कर अपनी हाजिरी देती हैं और उसकी फोटो खींचकर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और अपने अधिकारियों को भेजती हैं। पिछले कई दिनों से मीनाक्षी वर्मा की नौकरी की शुरुआत यहीं से शुरू होती है और शाम होते होते यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसी बीच जनहित में पूर्व पार्षद अशोक मलिक द्वारा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को एनजीटी में चुनौती दी गई। उसके बाद अधिकारियों ने एनजीटी में मीनाक्षी वर्मा का गलत जवाब पेश कर दिया, जबकि वह अपना जवाब पहले ही पेश कर चुकी थी। एनजीटी की सुनवाई में शामिल होने से रोकने के लिए मीनाक्षी वर्मा को आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद एपीओ कर रिलीविंग के आदेश थमा दिए। मीनाक्षी वर्मा ने एपीओ और रिलीविंग के आदेश को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में चुनौती दी, जिसमें उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया और उन्हें वापस स्मार्ट सिटी डीटीपी के पद पर नियुक्त करने के आदेश दिए।
मीनाक्षी वर्मा ने अधिकरण के आदेश पर 18 अगस्त को अपनी ज्वाइनिंग सीईओ को दी। 3-4 दिन तक उन्होंने स्मार्ट सिटी ऑफिस के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर किए, लेकिन अब हाजिरी रजिस्टर ही नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों द्वारा हाजिरी रजिस्टर मीनाक्षी वर्मा को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं है। मजबूरन डीटीपी मीनाक्षी वर्मा को दीवार पर हस्ताक्षर करने पड़ रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे 1.5 साल से पोस्टेड हूँ स्मार्ट सिटी में उपनगर नियोजक के पद पर। तब से मुझे कोई भी अभी तक कोई कार्य नहीं दिया गया है और साथ ही में कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर रहे थे। इसके बारे में मैंने उच्च अधिकारियों से काफ़ी बार रिक्वेस्ट करी है, अपने प्रार्थना पत्र दिए, पर इतने लंबे समय से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एनजीटी का जो केस हुआ था उसमें भी मुझे पूरा ऐसा किया गया था टारगेट, जिससे कि वो सारा ब्लेम मुझ पर आ जाए। उसकी वजह से मैंने सिर्फ रिप्लाई दिया था अपना और कुछ भी नहीं कहा था। मेरा सिर्फ रिप्लाई ये था कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझसे कोई भी पूछा नहीं गया था कुछ भी। उसके बाद से उसकी नेक्स्ट तारीख से पहले ही मुझे एपीओ कर दिया। एपीओ करके मेरा मुख्यालय जयपुर कर दिया गया था। फिर भी जब वो डिसीज़न होने से पहले उस एपीओ करके मुझे जयपुर का मुख्यालय करने के बाद में उसके बाद में मैं उस पर अपना स्टे ला करके मैंने दोबारा जब ज्वाइन किया तो तब से मुझे और ज़्यादा परेशान किया गया। उसके बाद में थोड़े टाइम तक मैं अपने रजिस्टर में साइन करती रही, पर साइन करने के बाद में ये हुआ कि वो थोड़े दिन बाद में मुझे यहाँ के बाबू और गार्ड आके बोलते हैं कि हमें कमिश्नर और पद्मनी मैडम है जो एफए के पद पर हैं, उन्होंने मना किया है, आप साइन नहीं करेंगी। आपको एपीओ कौन सी तारीख को किया था? मुझे 9 तारीख को किया था। उस दिन भी छुट्टी का ही दिन था, आदिवासी दिवस की अवकाश थी, उस दिन मेरे ऑर्डर किए गए हैं। वो भी क्या उसके बाद में कोई कार्रवाई की आपने? उसके बाद मैंने स्टे के लिए अप्लाई किया था। स्टे मिल गया था मुझे। मेरे ऑर्डर 17 तारीख के हो चुके थे। उसके बाद 18 को मैंने ज्वाइनिंग दे दी थी। ज्वाइनिंग देने के बाद मैं यहाँ लगातार साइन करने के बाद अचानक ही मुझे कहा गया कि आप रजिस्टर में साइन करने को मना किया है, क्योंकि आपके स्टे ऑर्डर से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड मार्गदर्शन मांगा गया है। जब तक मार्गदर्शन का जवाब नहीं आएगा तब तक आप साइन नहीं करेंगे। और लिखित में मुझे कोई ऐसा निर्देश नहीं दिए गए। यहाँ के बाबू हैं, उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब के और पद्मनी मैडम के उन्होंने कहा है उन्हें वर्बली, मुझे डायरेक्टली नहीं कहा। आपको ऑफिस में आने के लिए मना किया था? ऑफिस के लिए भी मुझे गार्ड ने आके बोला कि आपको ऑफिस में घुसने के लिए मना किया गया। आपने नोटिस की कॉपी दिखाई थी उनको? आदेश की कॉपी? आदेश की कॉपी कलेक्टर मैम को पहले ज्वाइनिंग के टाइम ही मैं दे चुकी थी, और जब मैं पर्सनली मिली थी तब भी मैंने उन्हें बताया था कि मेरा यहाँ से स्टे ऑर्डर आ चुका है, मैं ज्वाइन कर चुकी। अब ये मुझे नहीं पता है कि क्यों है, क्योंकि मैं काम अपना पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, जो सही है मैं वो बताती हूँ हमेशा। अब कारण क्या रहा है, क्यों करते हैं ऐसा मेरे साथ ही, बाकी एडीए में भी इसी तरीके से किया गया, जहाँ जाती हूँ वहाँ पे ऐसा ही करते हैं व्यवहार। आपको हस्ताक्षर के लिए मना करने के बावजूद फिर आप हस्ताक्षर क्या करते हैं? आपको क्या पहचान है कि आप ऑफिस में आ रहे होंगे? अभी मैं हस्ताक्षर मेरे पास की टेप में जहाँ बैठती हूँ वहीं के पास की दीवार पे साइन करती हूँ, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको एक और फॉर्मेट है उसको मैं मेल करती हूँ, क्योंकि कलेक्टर मैम को भेजती हूँ और कॉपी कमिश्नर सर को डेली भेज रही हूँ। अब ये तो सिस्टम ही बता सकता है कि क्या कारण है, क्यों कारण है। बाकी मेरा काम जो है मैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, और जिसके लिए सरकार ने मुझे इस डिपार्टमेंट में लगाया है वही मैं सिर्फ बताती हूँ। अब ऐसे पर्टिकुलर तो पता नहीं है, क्योंकि सभी मिलकर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नाम तो है नहीं। पर हाँ, जब बदलते हैं लोग, चाहे दूसरे कोई भी कलेक्टर सर आ जाए या मैम आ जाए, जो भी बदलते हैं, सबको एक फीडबैक की प्रणाली चल रही है ना। मुझसे कभी पूछा जाता है कि आप खुद क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मुझे कभी आगे सफाई देने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं, वो तो जो उच्च अधिकारी कहते हैं उन्हीं का कहना मानते हैं। मेरे साथ में तो मैं अकेली हूँ अभी, कोई ऐसे। जी बिल्कुल, कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको नहीं माना जा रहा है। इस तरीके से मुझे ज्वाइनिंग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो आप साइन नहीं करेंगे, या इस तरीके से शुरू के कुछ दिन साइन कराने के बाद अचानक मना करना और ये कहना कि मार्गदर्शन आने के बाद ही करेंगे, तो कोर्ट की अवहेलना के तो है ही बराबर। जब उन्हीं का नहीं मान रहे हैं तो मतलब आप सोचिए फिर कि आम आदमी की। या अभी ये मैं तो ये है कि देखती हूँ क्या इस पे मेरी रिक्वेस्ट पे या इन चीज़ों से कुछ मानते हैं, तो बाकी तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कि आप डिप्रेशन में भी या कुछ? बिल्कुल, अभी परेशानी तो होती है जब जिसको आदत हो काम करने की, उसको एकदम से खाली कर रहे हैं आप, और लगातार मेरे लिखने के बावजूद कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तनख्वाह दे रहे हैं, अभी तो इस महीने मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं।
तो हर बार सैलरी के लिए मुझे मतलब मैं इस पद पे होने के ग्रेड 1 उस पे हूँ मैं एक मतलब आप कह दीजिए कि एक गजेटेड ऑफिसर का अगर ये हाल है सरकार में, मुझे तनख्वाह के लिए बोलना पड़ता है। मैं सरकारी टूर पे टीए बिल मांगती हूँ तो मेरे टीए बिल भी अटका दिए जाते हैं। कारण कुछ भी नहीं लिखा होता है, ना मुझे बताते हैं कारण क्या है, बस उसको अटका दिया जाता है। अभी भी मेरे पास एडिशनल चार्ज नागौर का है, उसका टीए बिल मुझे आज तक नहीं मिला है, जबकि मैं गई थी फरवरी में। उसको लिखित में ही देती हूँ, मैं बार बार लिखित में देती हूँ, कलेक्टर मैम को ही दी है, तो कुछ नहीं हुआ है। फाइल आज भी पेंडिंग है। हर पोर्टल पे मैंने अपने बारे में लिखा था, पहले भी लिखा था, 1.5 साल पहले भी लिखा था, तब भी उसको घुमा के बंद कर दिया गया और उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ। राजस्थान सरकार के राजस्थान मिशन 2030 के तहत आज जिला रसद कार्यालय द्वारा एक उपभोक्ता जागरूकता रैली निकाली गई, जो डाक बंगले से शुरू होकर पटेल मैदान और कलेक्ट्रेट होती हुई डाक बंगले पर ही समाप्त हुई। राजस्थान को 2030 में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के लिए विजन 2030 तैयार किया गया है। राजस्थान सरकार का कहना है कि 2030 तक राजस्थान विकास के हर क्षेत्र में 30 गुना बढ़ोतरी करेगा। इस मिशन 2030 के तहत राजस्थान सरकार ने पूरे राज्य में कैंप, रैली और डोर टू डोर कैंपेन चलाए हैं। आज अजमेर जिला रसद कार्यालय ने एक उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया। ये मिशन 2030 के तहत राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030 तक सरकार हर विकास के हर क्षेत्र में 30 गुना प्रगति करे, इसके लिए रसद विभाग की तरफ से भी ये जागरूकता रैली उपभोक्ता हितों को लेकर निकाली जा रही है, जो ये अभी डाक बंगले से शुरू होकर आपके पटेल मैदान होते हुए वापस यहीं पे समाप्त होगी। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के साथ 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी दिल्ली निवासी ललित शुक्ला के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 8 स्थित वीर तेजा ट्रांसपोर्ट के मालिक हेम सिंह ने थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि दिल्ली निवासी ललित शुक्ला को 6 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, मगर उसके बाद भी ललित शुक्ला ने ट्रांसपोर्ट का सामान नहीं भिजवाया। कई बार फोन करने के बाद भी शुक्ला कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। इस बात से परेशान ट्रांसपोर्ट मालिक हेमराज ने ललित शुक्ला के खिलाफ आदर्श नगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दी है। कल दिनांक 13/9 को एक न्यायालय से एक इस्तगासा प्राप्त हुआ, जरिए इस्तगासा मुकदमा नंबर 278/2023 धारा 420-406 में एक ऑनलाइन बचत खाते से माल मंगवाने हेतु परिवादी हेम सिंह पुत्र चीतरमल उम्र 38 साल प्रोपराइटर ये वीर तेजा ट्रांसपोर्ट कार्यालय NH 8 से उस माल के एवज में उसने 6 लाख रुपए दिल्ली स्थित आरोपी क्या नाम है ललित शुक्ला को खाते में डाल दिए थे। तो पैसे भेजने के बावजूद भी माल भी नहीं भेज रहा और पैसे भी नहीं लौटाना चाह रहा है। 6 लाख का ये धोखाधड़ी की है उसने, जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better.
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजीविका अजमेर ग्रामीण विकास पंचायती राज द्वारा पुरानी आरपीएससी के पास जिला स्तरीय राजीविका दीदी की कैंटीन और जिला स्तरीय राजीविका मार्ट का उद्घाटन जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने फीता काटकर किया। अजमेर की जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि राजीविका जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकाल में अजमेर जिले से स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत की गई। आज वह प्रयास इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वृहत रूप से सबके सामने है। राजीविका से जुड़कर महिलाएं विभिन्न प्रकार के उद्यमों एवं नवाचारों में भाग ले रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्हें अपनी क्षमताओं एवं संविधान प्रदत्त अधिकारों की पहचान हुई है। सहकारिता की भावना से कार्य करते हुए राजीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं आज प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज हमने राजीविका मार्ट का और राजीविका कैंटीन का इनॉग्रेशन किया है। हमारी राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इनका संचालन करेंगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग एसएचजीज प्रोड्यूस करती थी, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा। और क्योंकि सिटी की बहुत प्राइम लोकेशन में ये मार्ट इस्टेब्लिश हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सेल्स होंगी और इनसे इन सभी महिलाओं की आजीविका का साधन बनेगा और इन सब के लिए आगे बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी होगा। साथ ही हम जो कैंटीन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी क्योंकि आसपास की परिधि में हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, कलेक्ट्रेट है, ज़िला परिषद है, तो हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स होंगे फूड रिलेटेड, तो हम इन्हीं की कैंटीन को देंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंटीन की सेवाओं का उपयोग करें और इनकी जो ये पूरा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इसको सफल बनाएं और आगे और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेते रहें। इसमें एसएचजी की महिलाएं हैं। एसएचजीज का जैसे आपको जानकारी होगी, सीएलएफ होते हैं, 10 से 19 एसएचजी मिलाकर के एक सीएलएफ बनाती हैं। तो अलग अलग सीएलएफ के अलग अलग एसएचजीज की महिलाएं इनका संचालन कर रही हैं। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो इसमें सभी का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन सब का एक एकीकृत रूप में यहाँ पर डिस्प्ले हो और सेल्स होगा। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं वीसी के माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़ी। राजीविका के अंतर्गत 3,60,000 समूहों का गठन कर लगभग 43 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा गया है। राज्य सरकार इन समूहों को 4,774 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवा रही है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक अहम प्रयास है। आज जो हमारे राजीविका महिलाओं का जो आज का जो शॉप का उद्घाटन हुआ है, इसमें जो समूह की महिलाएं हैं सारी, ये महिलाएं एक मतलब आज एक जो 6 दुकानें थी ये पहले जिला परिषद से अलॉट हुई है और राज्य सरकार का भी निर्देश है कि जल्दी में जल्दी महिलाओं को ये दुकान अलॉट किया जाए। तो आज इसका उद्घाटन है, इसमें कलेक्टर साहब भी आए हैं, हम भी आए हैं, मैं भी आई हूँ जिला प्रमुख जी। तो मैं सभी महिलाओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इनकी शॉप अच्छी चले। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों को यही निवेदन कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हाथ की बनी, जो किसी को आपको अपन को गिफ्ट देना है, किसी को हमें यहाँ के जैसे गांव से भी आते हैं लोग बाग, यहाँ से दूर दूर से आते हैं, किसी को नाश्ता करना है तो अच्छी क्वालिटी का नाश्ता भी मिलेगा और अच्छे अच्छे हाथों से बनाई हुई चीज़, जो महिलाओं की मेहनत की चीज़ जो आप गिफ्ट दोगे तो गिफ्ट देने वाले भी बहुत खुश होंगे। तो मेरी ओर से मैं यही निवेदन करना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके देखें, शॉप पे आए, देखें और ख़रीदारी करें, यही मैं कहना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के सुभाष नगर चुंगी के पास 2 बदमाशों ने एटीएम कार्ड बदलकर फरियादी के खाते से 1,30,000 की नकदी निकाल ली। पीड़ित ने थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश के मुताबिक फरियादी कंचन नगर दौराई निवासी चांदमल कल दोपहर 3 बजे एटीएम मशीन पर पैसा निकालने के लिए सुभाष नगर चुंगी के पास स्थित एसबीआई एटीएम पर पहुंचा था। यहां पैसा निकालते समय एटीएम मशीन की कैबिन में मौजूद 2 युवकों ने तकनीकी खराबी बताते हुए एटीएम कार्ड मांगा। एटीएम मशीन में तकनीकी खराबी की सूचना पर फरियादी चला आया। इसके बाद आरोपी ने कार्ड लेकर बदल दिया और उसको दूसरा कार्ड थमा दिया। जैसे ही फरियादी मौके से चला गया, आरोपी ने फरियादी के बैंक खाते से 1,30,000 रुपए की नकदी निकाल ली। फरियादी को जब इस बात की जानकारी मैसेज के माध्यम से मिली तो उसने पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मामला है कल दिनांक 13/9/23 को कंचन नगर निवासी चांदमल पुत्र राम प्रताप ने थाने पर रिपोर्ट दी है
कि वो रिलायंस प्रेस सुभाष नगर चुंगी के पास में जो रिलायंस प्रेस है उस एटीएम से पैसे निकालने गया था। उस दौरान पैसे निकालने के दौरान 2 अनजान व्यक्ति उसके पीछे से आए और उसको पैसे निकालने में मदद करने के बहाने उसका एटीएम बदल दिया और वो व्यक्ति अपना एटीएम लेके चला गया। जब उसे पैसे कटने का मैसेज आया तब तक उसे जानकारी में आया कि उसका एटीएम बदल लिया गया है और 1,30,000 रुपये का ट्रांजैक्शन उसके एटीएम से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर लिया गया है, जिस पे थाना पर प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान जारी है। परिवादी कंचन नगर दोराई का रहने वाला है और घटना सुभाष नगर चुंगी के पास रिलायंस प्रेस के पास में एटीएम है उसकी बताई गई है। एटीएम SBI है या बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें लिखा नहीं है, अनुसंधान जारी है। मेरा नाम प्रेम प्रकाश, हेड कांस्टेबल रामगंज। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। गुरुवार को JLN अस्पताल के बाहर सुबह 8 बजे से 10 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया। JLN हॉस्पिटल के बाहर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने जयपुर की प्लेसमेंट एजेंसी को अस्पताल की व्यवस्था बाधित होने पर कार्रवाई के लिए चेतावनी दे दी है। अस्पताल प्रशासन से मिले खत के बाद एजेंसी ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को 2 टूक कह दिया कि यदि हड़ताल या कार्य बहिष्कार किसी ने किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संपूर्ण राजस्थान के मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग में संविदा, प्लेसमेंट एजेंसी व ठेके में लगे कर्मचारी मांगों के निस्तारण नहीं होने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आदरणीय पत्रकार महोदय और राजस्थान सरकार तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर से मेरा विनम्र निवेदन है, गांधीवादी तरीके से मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। जब अन्य सभी कर्मचारियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं के सभी पद के जो कर्मचारी हैं उनको सभी सामान्य सुविधाएं और कैडर सभी भत्ते दिए जाते हैं, तो समानता का अधिकार सभी देश पर लागू होता है। तो फार्मासिस्ट पद को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से ये भत्ते लंबित हैं और पद भी अभी कैडर भी प्रमुखता के साथ लागू नहीं किया गया है और कई चीज़ें हैं जो फार्मासिस्ट को हेल्पर मिलना चाहिए। विकलांग फार्मासिस्ट के पास हेल्पर नहीं है। मशीन विद कंप्यूटर ऑपरेटर भी तीसरे कमरे में बिठा रखा है। कैसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर पे? कैसे वो कंजम्पशन रजिस्टर के अंदर सारी एंट्रियाँ मेडिसिन की रखा जाएगा? एक पैर पे खड़ा होकर के फार्मासिस्ट कुछ नहीं कर सकता। हेल्पर नहीं है। जब व्यवस्था विकलांग है तो लक्ष्य भी विकलांग ही रहेगा, अपूर्ण रहेगा। इसलिए बिना साधन के साधना नहीं हो सकती। मेरा सरकार और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से यही प्रार्थना है कि अविलंब इसकी पूर्ति की जाए ताकि लक्ष्य की पूर्ति चिकित्सा विभाग समय पर कर सके और फार्मासिस्ट को ब्लेम न हो। जय हिंद। हम सभी राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के बैनर तले आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। हमारे पिछले 11 वर्षों से लंबित मांगे हैं, 7 सूत्रीय लंबित मांगे जो हमारी हैं, जिसमें वेतन विंध्यसकंती है, वर्दी भत्ता है और अन्य प्रमुख मांगे हैं, जिनको लेने के लिए हम काफ़ी समय से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से हमेशा कोशिश करते रहे हैं, वार्ता करते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, काली पट्टी बांध के हमने विरोध दर्ज कराया। लेकिन जब हमारी बातें अब नहीं सुनी जा रही हैं तो हमने आंदोलन का रूप अब धारण कर लिया है। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार के साथ में हम आंदोलन को और तेज़ी दे रहे हैं और आज दिन में 12:30 बजे हमें सचिवालय से बुलाया गया है। अगर वहाँ पे भी अगर कोई सही हमको आश्वासन या हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम आंदोलन को और तेज करेंगे। दौलावाटा भजनगंज एकता विहार कॉलोनी के निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर सेठी कॉलोनी जलदाय विभाग पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दक्षिण ए ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बेरवाल ने बताया कि जलदाय विभाग की हठधर्मिता के चलते दौलावाटा के आसपास के इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई निरंतर नहीं हो रही। पानी की सप्लाई 3 और 4 दिन के बाद हो रही है, जिससे क्षेत्रवासी पीने के पानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। क्षेत्रवासियों को 400-500 रुपए प्रति टैंकर मंगवाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने जलदाय विभाग को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द पानी की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदर्शन करने वालों में दक्षिण ब्लॉक बी अध्यक्ष पवन ओड, मंडल अध्यक्ष मनीष सेन, उमेश बुंदेल, हेमराज सोनकर, हरीश जोनवाल,
धर्मेंद्र नागवाल और अन्य क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वार्ड में पानी की बड़ी समस्या है, कभी बिजली की समस्या होती है, कभी पानी की समस्या होती है, कभी 3 बजे नल दे देता है, कभी 4 बजे पानी देता है, आधे घंटे भी नल नहीं देता है। तो घर में इतना काम होता है औरतों के लिए कि उठ के फिर 3 बजे उठे और पानी का वेट करती है, अलार्म लगा लगा के सोते पूरे बस्ती में कि हाँ भाई अभी 4 बजे नल देगा, उसका भी इंतजार करते। कभी 4 बजे देता है, कभी 4:15 हो जाती है, कभी 4:30 हो जाती है, मतलब अपनी मनमानी करते हैं। और पानी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस ये हमने पानी के लिए यहाँ पे आए सेठी कॉलोनी में और मैडम को बोला है, उन्होंने बोला कि हम आपकी समस्या का हल करेंगे। अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो उनके एरिया में सब सही है, हमारे एरिया में पानी की भी परेशानी है, बिजली की भी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देखिए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर एकता विहार कॉलोनी को लोगों ने आज हमको जानकारी दी कि हमारे क्षेत्र के अंदर कई दिनों से पानी की पेयजल की समस्या चल रही थी। तो आज हम पूरे अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हेमंत वाटी जी के नेतृत्व में हम दोनों ब्लॉक अध्यक्ष पवन और निर्मल बहरवाल, हम दोनों ने और हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उन सभी के द्वारा आज यहाँ जलदाय विभाग सिटी कॉलोनी के अंदर प्रदर्शन किया है। क्योंकि यहाँ देखिए कि पानी की समस्या 72 से 96 घंटे के अंतराल में पानी सप्लाई दी जा रही थी और पानी का प्रेशर भी कम था। और ये देखिए कि आप 1 घंटे के 30 से 35 मिनट पानी से सप्लाई दी जाती थी, तो लोगों में बड़ा रोष था। आज आप देखिए कि हमारे क्षेत्र में मंत्री रही अनीता बघेल जी, 20 साल से विधायक है, 2.5 साल वो महापौर रही, उसके बावजूद आज आप देखिए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर चीज़, एक पानी की समस्या नहीं है, कई समस्या को लेकर के आज पूरे दक्षिण विधानसभा में लोगों के अंदर आक्रोश है। जनता ने उन्हें चुना है, मगर आज उसी क्षेत्र के निवासी हैं सभी लोग, वो जहाँ विधायक का निवास है उस क्षेत्र, यहाँ 72 से 96 घंटे के अंदर पानी की सप्लाई दी जा रही है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पानी के पाइपलाइन जो हमारे मंत्री थे महेंद्र जी मालवीय, उनके द्वारा इनके एरिया के अंदर एकता विहार कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइन सैंक्शन करी हुई थी, मगर उसको सैंक्शन को यानी राजनीतिक प्रेशर की वजह से हम विधायक साहब ने उसको रुकवा दिया गया। मगर अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर एक्शन है, जो हमारे सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उन अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने हमने आश्वस्त किया कि 15 से 10 दिन के अंदर आपकी नई पाइपलाइन भी डाल दी जाएगी, आचार संहिता के से पहले ये पाइपलाइन डाल दी जाएगी। और जो पानी की प्रेशर की समस्या है, उन्होंने बोला कि पानी की प्रेशर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो हम सभी लोग अगर इस क्षेत्र के अंदर क्या नहीं होता है तो हम 10 से 15 दिन के अंदर फिर प्रदर्शन करेंगे उग्र। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बीती रात अशोकनगर गली नंबर 3 आदर्श नगर में रहने वाले राकेश चंद शर्मा व प्रमोद शर्मा के घर में चोरों ने घर के ताले तोड़कर लाखों का सामान चुराया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आदर्श नगर में रहने वाले राकेश चंद शर्मा सपरिवार तिरुपति बालाजी मंदिर घूमने गए हुए हैं। उनके पड़ोस में रहने वाली मीना ने बताया कि उन्होंने सुबह देखा तो राकेश शर्मा के घर के ताले टूटे हुए दिखे। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सभी सामान बिखरा हुआ था और अलमारियों के लॉकर भी टूटे पड़े थे। वहां से 25 से 30 हजार रुपए, सोने की चेन, कान के टॉप्स आदि गहने चुराकर चोर फरार हो गए। वहीं उन्हीं के पड़ोसी उनके रिश्तेदार प्रमोद शर्मा के घर भी चोर ताले तोड़कर लाखों का सामान चुरा ले गए।
मीना ने बताया कि उनकी कॉलोनी में पहली बार इतनी बड़ी चोरी की वारदात हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। ये मैं एक मकान छोड़ के रहती हूँ और हमको तो पता नहीं था, सुबह देखा था मकान, तब जाके ना हमें तो पता चला कि ये ताले टूट गए और बाहर का ताला बंद था, बाहर का गेट नहीं खुला था। अंदर के कूद कर आए और अंदर के दोनों गेट खोले इन्होंने। गेट खोल के सारी अलमारी, सारे बेड, सारी सब चीज खोल खाल के लॉकर सब तोड़ दिए, सब फैला के सामान और 50,000 नगद ले गए, 2 कान के टॉप्स ले गए, अंगूठी ले गए और चैन ले गए बच्चे की। किसका मकान? राकेश चंद शर्मा। कहाँ गए थे? ये तिरुपति बालाजी घूमने गए हैं वो भी साथ में गए। वो उनके जीजाजी ही हैं, प्रमोद शर्मा, प्रमोद गोड। उनके क्या कितना क्या कैसे हुई? उनके घर में हाँ सेम ऐसे ही है, उनका भी सारा ऐसे ही है। उनका घर भी ऐसे ही तोड़ा है, सारा तोड़ के सारा, और उनका भी लॉकर में से सामान निकल गया, पूरे पैसे निकल गए। उनके नकदी भी थी 25-30 लाख हजार रुपए, वो भी निकल गए उनके। मतलब थोड़ा बहुत गोल्ड गया। अब वो आएंगे जब बताएंगे गोल्ड का, तो वो है नहीं है अभी। तो हम पड़ोसी हैं, हमने तो बस ऐसे ही फैला हुआ सामान है, पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी और उनको दिखा दिया था। हाँ 1 लाख उनका चला गया, कम से कम 1 यहाँ पे भी चला गया। 1 लाख प्रमोद जी का होगा। हाँ प्रमोद जी का 1 लाख का चला गया सामान। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आपने पहले बार इस कॉलोनी में कभी नहीं हुई, हमारे पहले बार हुई है। अशोकनगर गली नंबर 3 नारीशाला रोड। थाना कौन सा लगता है? आदेश नगर थाना। मांगलियावास थाना क्षेत्र के सरादना NH8 अशोक मिडवे होटल के पीछे कुएं में नीलगाय की गिरने से मौत हो गई और वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर मृत नीलगाय को कुएं से बाहर निकाला गया। सरादना निवासी अशोक पड़ौदा ने बताया कि उसके कुएं में 2 दिन पहले नीलगाय गिर गई थी, जिसकी सूचना वन विभाग सरादना को दी गई थी। इस पर सरादना नाका इंचार्ज नीमा मेड़तवाल अपनी टीम के साथ पहुंचे और कुएं का मौका मुआयना किया। वन विभाग की टीम में वन रक्षक ओम प्रकाश, पशु रक्षक हरलाल गुजर और वन रक्षक चंद्र प्रकाश को शामिल किया गया। टीम ने कुएं में उतरकर नीलगाय को रस्सी से बांधा और हाइड्रो मशीन के द्वारा उसे कुएं से बाहर निकाला गया। नाका इंचार्ज ने बताया कि मृत नीलगाय के शरीर को गड्ढा खोदकर उसमें दफनाया गया है। कृषक अशोक बड़ौदा सहित आसपास के किसानों ने भी वन विभाग टीम द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। मांगलियावास से नरेंद्र आचार्य की रिपोर्ट। कल रात को सूचना मिली थी हमें, फिर रात को हमने मौका देखा, फिर सुबह आके अपनी टीम के साथ नीलगाय को हाइड्रो से बाहर निकाला और उसका रेस्क्यू किया। मेरे साथ मेरी टीम में थे चंद्र प्रकाश जी और ओम प्रकाश जी और हरलाल जी। उसको है ना, उसके मृत शरीर को उसके ट्रॉली के अंदर डाल के गड्ढे में गाड़ा। निर्मा मेड़तवाल, नाका इंचार्ज राजधानी। अजमेर की दरगाह के बाहर जायरीनों की जेब तराशी करते हुए एक युवक को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में जायरीनों की भीड़ रहती है। ऐसे में शातिर चोर मौके का फायदा उठाते हुए जायरीनों की जेब से मोबाइल और कीमती सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला बुधवार रात को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जायरीन एक युवक को पीटता नजर आ रहा है। आरोप है इस युवक ने जायरीन की जेब से महंगा मोबाइल फोन चुरा लिया था। जायरीन ने जेब से मोबाइल निकलते ही लड़के को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। पिटाई का वीडियो वहां खड़े किसी युवक ने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जायरीन ने युवक की पिटाई करने के बाद युवक को दरगाह थाना पुलिस के हवाले कर दिया, मगर लिखित शिकायत थाने पर नहीं दी। गौरतलब है कि पुलिस शिकायत के अभाव में ऐसे आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई करती है। बात आज की इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक तरफ जहां हमारे देश का आधिकारिक नाम भारत किया गया, वहीं रक्षा मंच अजमेर ने अजमेर का नाम बदलकर अजय मेरू या पुष्कर राज किए जाने की मांग एडीएम सिटी के समक्ष ज्ञापन द्वारा रखी। इसके साथ ही मानवाधिकार मिशन ने अपराधों की रोकथाम के लिए भी ज्ञापन दिया। अरावली की पर्वत श्रृंखला के मध्य बसा सुंदर शहर अजमेर का देश में एक अलग ही महत्व रहा है। रक्षा मंच अजय मेरू ने अजमेर का नाम बदलकर पुष्कर राज या अजय मेरू रखने का सुझाव दिया। मंच ने आज एडीएम सिटी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें G20 में भारत की अदा की गई भूमिका की प्रशंसा की, साथ ही उस छवि को बनाए रखने के लिए एक देश, एक विधान, एक चुनाव, एक शिक्षण पद्धति की मांग की। अरावली पर्वत पर बना तारागढ़ दुर्ग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए और लूनी नदी में आने वाले मल मूत्र व गंदे पानी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की सलाह दी। रक्षा मंच अजय मेरू के द्वारा आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन ज्ञापित किया गया, जिसके अंदर हमने G20 में भारत की अदा की गई भूमिका की प्रशंसा करी। साथ ही उसी छवि को बनाए रखने के लिए हमें हमारे देश में एक देश, एक विधान, एक शिक्षा पद्धति, एक चुनाव पद्धति
पर बल देने की हमने बात कही, तथा साथ ही हम अजमेर में रहते हैं। अजमेर में जगत पिता ब्रह्मा का स्थान है पुष्कर क्षेत्र में, तो हमारे ज़िले का नाम पुष्कर राज किया जाए अथवा अजय मेरू किया जाने की हमने मांग करी। साथ में हमने विश्व के प्रथम दुर्ग जो अजय मेरू पर्वत पर बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग करी। अजय मेरू पर्वत श्रृंखला से लूनी नदी निकलती है, उस लूनी नदी जो कि राजस्थान के कई राज्यों को और कच्छ तक गुजरात के पानी पिलाने का कार्य करते हैं, उसमें अजमेर के आना सागर झील और आसपास के क्षेत्र के द्वारा मल मूत्र मिलाने का कार्य किया जाता है। ऐसे पीने के पानी में ऐसे नालों को अवरुद्ध किए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। जल की शुद्धता प्राकृतिक जल के रूप में बनाए रखने का हमने आह्वान किया है। अजमेर की जनता इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तत्पर है। मैं तरुण वर्मा, सनातन धर्म रक्षा संघ अजय मेरू की तरफ से। वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार मिशन के लोकेश शर्मा ने अपने ज्ञापन में बताया कि अजमेर जिले में बनी सभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो एडीए में रजिस्टर्ड हैं, उनकी रजिस्टर्ड समितियों को प्रशासन बाध्य करे कि जो भी मकान मालिक अपना मकान बाहरी लोगों को किराए पर दे, उनका पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर हो, जिससे शहर में होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किराए पर मकान लेकर वहां से आपराधिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं। असामाजिक तत्वों को मकान देने से सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और आम महिलाएं व बच्चों का घर से निकलना दूभर हो जाता है। आज हम एडीएम सिटी साहब से मिलकर हमने ज्ञापन सौंपा है और उसके अंदर ज़िले में विदित अजमेर ज़िले के अंदर जितनी भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाँ हैं जो कि एडीए के अंदर रजिस्टर्ड है, उन रजिस्टर्ड कॉलोनियों की जो समितियाँ बनी हुई है और रजिस्टर्ड है, उनसे संबंधित जो असामाजिक तत्व या कोई भी व्यक्ति बाहरी क्षेत्र से आके और वहाँ पर किराए से रहता है और एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा देखते हुए वो लोग गैदरिंग में 10 लोग 20 लोगों को रेंट पे मकान दे देते हैं और उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। कुछ समय गुजरने के बाद वो लोग असामाजिक रूप से या ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो राजस्थान सरकार अभी राजस्थान मिशन विजन 2030 के तहत राजस्थान को एक सशक्त और मजबूत राज्य बनाना चाहती है। लेकिन चूँकि हम आज अजमेर का ही ले लें कि अजमेर एफ और अजमेर सबसे पहले आता है और उसी के अंदर से अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए कि कानून व्यवस्था प्लस हाउसिंग बोर्ड के अंदर जितनी समितियां गठित है, उन गठित समितियों से ये अनुरोध या उनको एडीएम सिटी महोदय निर्देशित कर दे कि प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन हो सबका और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रॉपर रूप से संचालित हो और उसके साथ ही अजमेर राजस्थान के अंदर एक अपना महत्वपूर्ण और अहम योगदान दे। लोकेश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मीडिया सेक्रेटरी, मानवाधिकार मिशन, अजमेर। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।